नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीपीसीएस 2022 एग्जाम के रिगार्डिंग सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस की सभी विषयों की निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस संबंध में हम आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे और पिछली क्लास तक हमने भारत में पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास को कवर कर लिया है। इस क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। इस क्लास में हम बंगाल के जितने भी गवर्नर हुए, बंगाल के जितने भी गवर्नर जनरल हुए, उनके नाम क्या क्या थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक चला, इसके साथ साथ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कार्यकाल की कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बंगाल के गवर्नरों के बारे में। बंगाल का गवर्नर पद जो है, बंगाल का गवर्नर जो पद था ये कब अस्तित्व में आया? आप जानते हैं प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में और 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इसके बाद में जो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश सरकार थी उसको यह महसूस हुआ कि बंगाल के प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, बंगाल के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नए पद की आवश्यकता है और इसी क्रम में बंगाल का गवर्नर पद जो था वो सृजित किया गया। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर इस क्रम में बना था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल जो है वो 2 कार्यकालों में इसका कार्यकाल आता है। जैसे पहली बार ये बना था 1757 से 1760 तक। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों ने जीती थी और इसी लड़ाई के बाद में बंगाल का गवर्नर पद सृजित किया गया। तो पहली बार जो लॉर्ड क्लाइव बना था 1757 में बना था और 1757 से 1760 तक इसका कार्यकाल हुआ। इसके बाद में इसका दूसरा कार्यकाल आता है जो स्टार्ट होता है 1765 से 1767 के बीच में। यानी प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि जो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि इसका कार्यकाल कितनी बार इसका कार्यकाल देखने को मिलता है हमें मॉडर्न हिस्ट्री में? तो 2 बार इसका कार्यकाल देखने को मिलता है, एक प्लासी की लड़ाई के बाद और दूसरा बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई के बाद में बंगाल का गवर्नर पद बनाया। उस समय पर इसका एक कार्यकाल हो गया। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद में फिर एक बार पुनः क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 कार्यकाल नजर आते हैं। क्लाइव को कुछ संज्ञाएं दी जाती हैं, इसको कुछ नामों से पुकारा जाता है। इसे भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी नींव रखने वाला भी इसको कहा जाता है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि क्लाइव को किसने भविष्य का अग्रदूत कहा था? तो क्लाइव को पर्सिवल स्पीयर, ठीक है, पर्सिवल स्पीयर के द्वारा इसको भविष्य का अग्रदूत कहा गया था। इसके अलावा बर्क के द्वारा इसको बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। पहली चीज़ कि लॉर्ड क्लाइव को किन किन नामों से पुकारा जाता है। दूसरी चीज़, लॉर्ड क्लाइव के 2 कार्यकाल हैं। पहला कार्यकाल इसका शुरू हुआ था आपकी प्लासी की लड़ाई के बाद में और दूसरा कार्यकाल इसका स्टार्ट होता है बक्सर की लड़ाई के बाद में। ठीक है, इसके कार्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उन पर नज़र डालते हैं। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं? सबसे पहली घटना है कि इसके कार्यकाल में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इसको दीवानी की प्राप्ति हुई थी। कौन कौन सी दीवानी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों की सफलता सुनिश्चित हुई थी या बक्सर के युद्ध को जब अंग्रेजों ने जीता था तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को या ब्रिटिश कंपनी को, वो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड क्लाइव के समय में। ठीक है, इसके अलावा इसके कार्यकाल में एक व्यापार समिति, सोसाइटी फॉर ट्रेड, व्यापार समिति जिसे सोसाइटी फॉर ट्रेड कहा जाता था, उसका गठन किया गया था। गठन कब किया गया था? 1765 में। ठीक है, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के बाद में लॉर्ड क्लाइव के समय में व्यापार समिति या सोसाइटी फॉर ट्रेड का गठन किया गया। इस व्यापार समिति के गठन के पीछे क्या कारण था? इसका गठन क्यों किया गया? यानी बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों को सफलता मिली उसके बाद में जो ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे वो व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे। ठीक है, उस बड़ा मुनाफा उससे कमाते थे। यानी ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो व्यापार कर ही रही थी भारत में, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो अधिकारी कर्मचारी ये थे वो व्यक्तिगत रूप से अपना ट्रेड करते थे और पर्सनल लाभ कमाते थे। उस चीज़ को रोकने के लिए व्यापार समिति का
गठन किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यापार समिति का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ। इसके साथ साथ इसका गठन क्यों किया गया? ये एक तरह से रोक थी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के निजी व्यापार पर, ठीक है। इस निजी व्यापार को रोकने के लिए, निजी लाभ कमाने को रोकने के लिए क्लाइव के समय में सोसाइटी फॉर ट्रेड का गठन किया गया 1765 में, ठीक है। और 1765 से लेकर 1768 तक ये समिति जो है अस्तित्व में रहती है। 1768 में इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। क्लाइव के समय में एक और प्रमुख घटना आती है आपका श्वेत विद्रोह, ठीक है। श्वेत विद्रोह प्रश्न पूछा जाता है, श्वेत विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ? श्वेत विद्रोह लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ। अब श्वेत विद्रोह क्या था? यानी जो अंग्रेज अधिकारी या कर्मचारी थे या सैनिक थे, ठीक है, खास करके अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको दोहरा भत्ता दिया जाता था, एक दोहरा भत्ता यूज किया जाता था उनके लिए, ठीक है। लेकिन क्लाइव ने आकर के क्या किया, जो दोहरा भत्ता था जो बंगाल के सैनिकों को मिलता था, बंगाल के अंग्रेजी सैनिकों को श्वेत नाम इसीलिए दिया गया है यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। हालांकि बंगाल की जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक भी थे, उनको इस प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया जाता था, केवल अंग्रेजी सैनिकों के लिए ही ये भत्ता दिया जाता था। क्लाइव ने आकर के इस दोहरे भत्ते को बंद कर दिया और ये दोहरा भत्ता केवल उन्हीं लोगों को दिया जाने लगा जो बंगाल के बाहर जो है अपनी ड्यूटी देते थे, नौकरी करते थे, ठीक है। तो बंगाल में सैनिकों का जो दोहरा भत्ता क्लाइव के द्वारा बंद किया गया था, इसी का विरोध अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा किया गया। अंग्रेजी सैनिक मतलब सब गोरे लोग थे, तो इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, ठीक है। बंगाल में जो दोहरा भत्ता मिलता था अंग्रेजी सैनिकों को, उसको बंद करने के कारण ही इन सैनिकों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध या ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना जाता है, ठीक है। तो ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के समय में ही जो है द्वैध शासन प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 1765 से, जब इसका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है बक्सर के युद्ध के बाद में, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद में जब लॉर्ड क्लाइव का दूसरा शासनकाल प्रारंभ होता है, तब 1765 में बंगाल में द्वैध शासन अस्तित्व में आता है। और ये द्वैध शासन कब से कब तक चला था? ये 1765 से 1772 तक चला था। 1772 में जो गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी। ये जो एकमात्र एक ऐसा गवर्नर था जो आत्महत्या द्वारा, जो कि सुसाइड के द्वारा या आत्महत्या के द्वारा जिसकी मृत्यु हुई थी। इसने इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या कर ली थी। अब इंग्लैंड में जाकर के इसने आत्महत्या कर ली, तो इसकी जगह पर एक स्थानापन्न या कार्यकारी गवर्नर बनाया गया जिसका नाम था हालवेल। हालवेल का कार्यकाल कुछ ज़्यादा नहीं रहा था, ये एक सब्स्टिट्यूट गवर्नर के तौर पर इसने काम किया था, यानी स्थानापन्न या कार्यकारी गवर्नर के तौर पर इसने काम किया था। और एक ब्लैक होल की घटना हुई थी जिसके बारे में हम पिछली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ब्लैक होल की घटना बंगाल में हुई थी नवाब सिराजुद्दौला के समय में, और इसका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारी कर्मचारियों को क्या कर दिया था, एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। बहुत छोटा सा कमरा था, उसमें उनको क्लोज कर दिया था। तो उसमें बहुत सारे लोग थे वो दम घुटने के कारण उसमें मर गए थे, ठीक है। तो ये ब्लैक होल की घटना के नाम से जानी जाती है ये वाली घटना। तो ब्लैक होल की घटना का जो वर्णन किया गया था वो हालवेल के द्वारा किया गया था। यहाँ से मुख्य प्रश्न यही पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था अपने लेखों में। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन अपने लेखों में बंगाल के गवर्नर हालवेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद में हालवेल के बाद में आता है आपका वेंसीटार्ट, ठीक है, ये अगला गवर्नर था। 1760 से 1765 तक इसका कार्यकाल हुआ। तो इसके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई, बल्कि जो बक्सर का युद्ध था वो इसी के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, बक्सर का युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? वेंसीटार्ट के कार्यकाल में। 1760 से 1765 तक इसका कार्यकाल रहा। आप यहाँ देखेंगे लॉर्ड क्लाइव का पहला कार्यकाल था 1757 से 1760। 1760 में इसको हटा दिया जाता है बंगाल के गवर्नर से, फिर उसके बाद में वेंसीटार्ट का नंबर आता है। 60 से 65 तक ये रहता है, इसी के कार्यकाल में बक्सर युद्ध होता है। फिर 65 के बाद में क्लाइव का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है, यहाँ से 65 से 67, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वेंसीटार्ट के कार्यकाल में सबसे प्रमुख घटना यही हुई थी, बक्सर का युद्ध 1764 में। इसके बाद में वेरेलस्ट आता है। वेरेलस्ट 1767 से 1769 तक इसका कार्यकाल रहता है, और इसके कार्यकाल में भी कोई ज़्यादा खास चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। यानी जो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था बंगाल में, आप देखेंगे यहाँ पे 1765 में, और इसका कार्यकाल था 1767 से 1769 तक। 1765 में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, 1772 तक चला। तो यहाँ से एक ही चीज़ बनती है
कि वेरिलस्ट ऐसा था, वेरिलस्ट जो गवर्नर था इसके पूरे शासनकाल में द्वैत शासन जारी रहा, यानी द्वैत शासन के समय में बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद में कर्टियर आता है, 1769 से 1772 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इसके समय में बंगाल में मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का सबसे पहला अकाल पड़ा था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बंगाल में जो पहला अकाल पड़ा था 1770 में ये अकाल पड़ा, और इस अकाल के समय बंगाल का गवर्नर कर्टियर था। ठीक है, और इसके समय में भी जो द्वैत शासन है वो जारी रहता है। 1772 तक ही तो चला था द्वैत शासन, तो सीधी सी बात 1769 1772 तक कर्टियर का शासनकाल था, और इस शासनकाल में भी द्वैत शासन जारी रहता है। इसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स आता है 1772 में। 1772 से 1774 तक इसका कार्यकाल है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको उत्पन्न हो सकती है। वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो 1772 से 1785 तक है, याद रखेंगे 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल है। लेकिन मैंने इसको यहाँ दो भागों में इसलिए बांटा है कि 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल तो है, लेकिन 1772 से 1774 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था, और 1774 से 1785 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, इस वजह से इसको दो भागों में मैंने बांट दिया है। यानी जो वारेन हेस्टिंग्स था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, यानी इसके पद के साथ ही, यानी इसके नाम के साथ ही यहाँ से बंगाल का गवर्नर जो पद था इसको समाप्त कर दिया जाता है, और इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1772 से 74 तक इसका कार्यकाल था। आप जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर होता था इस पद को चेंज करके क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और इसके साथ साथ भारत का इसके साथ साथ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसके साथ साथ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, इसी के शासन में द्वैत शासन की जो है समाप्ति होती है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाता है 1772 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर पद चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स का ही कार्यकाल स्टार्ट होता है। इस बीच में कोई भी गवर्नर या गवर्नर जनरल नहीं आया, मतलब पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले जो वारेन हेस्टिंग्स था ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, और इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसके बाद में बंगाल का गवर्नर चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इस संबंध में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसको चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया, इन नामों से पुकारा था। किसने पुकारा था, बर्क ने। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, इसके साथ साथ अन्याय का मुखिया किसने कहा था, बर्क ने कहा था। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश इतिहास में एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग यानी मुकदमा चलाया गया था, और किसने चलाया था, बर्क ने। ठीक है, बर्क ने हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। हालांकि बाद में वारेन हेस्टिंग्स को दोष मुक्त कर दिया गया था, मतलब इसको निर्दोष इसको साबित कर दिया गया था। इसके कार्यकाल की कुछ प्रमुख बातों पर नज़र डालते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई, लेकिन जो कलकत्ता हाई कोर्ट बना था वो किस एक्ट के अधीन बना था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन बना था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता के हाई कोर्ट की स्थापना होती है। किसके समय में होती है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इसके समय में 1773 में बनारस की संधि हुई। इसके साथ साथ फैजाबाद की संधि भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में होती है 1775 में। इन संधियों के बारे में डिटेल में आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पर बताया हुआ है। फैजाबाद की संधि जो 1775 में हुई थी, इस संधि के तहत क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, या हम कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की जो रानियां हुआ करती थी, बेगमें हुआ करती थी, उनकी संपत्ति की
सुरक्षा की गारंटी इस संधि के द्वारा ली गई थी। ठीक है, तो फैजाबाद की संधि किससे संबंधित है, आप यहाँ से ये समझ सकते हैं। फैजाबाद की संधि अवध की जो बेगमें थी उनकी जितनी भी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसकी सुरक्षा की गारंटी इस संधि के द्वारा दी गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में, और इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई थी, ये विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक प्रमुख घटना और देखने को मिलती है 1775 में, जिसे न्यायिक हत्या कहा जाता है। ठीक है, न्यायिक हत्या कहा जाता है। न्यायिक हत्या 1775 में ये घटना हुई थी। ये न्यायिक हत्या थी क्या? न्यायिक हत्या, एक व्यक्ति था नंद कुमार। ठीक है, ये मुर्शिदाबाद का पूर्व दीवान हुआ करता था। नंद कुमार पर एक अभियोग चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था, और बाद में उसको फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसी को न्यायिक हत्या कहा जाता है। अब न्यायिक हत्या की संज्ञा इसको क्यों दी जाती है? क्योंकि एक रणनीति के तहत नंद कुमार को फांसी की सजा इसमें सुनाई गई थी। नंद कुमार ने, जो कि मुर्शिदाबाद का पूर्व दीवान था, इसने वारेन हेस्टिंग्स पर एक आरोप लगाया कि इसने 3.5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लिए हैं, घूस के रूप में लिए हैं। किसके लिए? जो मीर जाफ़र था, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, मीर जाफ़र, उसकी विधवा पत्नी, यानी मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी मुन्नी बेगम और उसका एक पुत्र था, इन दोनों को संरक्षण देने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण देने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए घूस लिए हैं, ऐसा आरोप नंद कुमार के द्वारा इस पर लगाया गया था। और उस टाइम पे आप जानते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट 1773 में बना था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। और 1775 में न्यायिक हत्या वाला ये जो है कांड हुआ था। तो एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे, यानी एक तरह से कैसे मित्रवत इनके रिलेशन थे। तो एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स ने मिलकर के, जो नंद कुमार था मुर्शिदाबाद का दीवान, इसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, इनकी रणनीति के तहत इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, इसलिए इसको न्यायिक हत्या की संज्ञा मॉडर्न हिस्ट्री में दी जाती है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद में कार्यकाल प्रारंभ होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है 1786 से लेकर के 1793 तक माना जाता है। इसके कार्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उनको देखते हैं। 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही दासों के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, यानी इसके समय में दास व्यापार पर जो है रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सिविल सेवा की बात रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसी क्रम में आगे चल करके 1853 में जो है इसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ICS जिसको कहते थे, वर्तमान में जैसे IAS कहते हैं उसे ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ICS की परीक्षा जो है आगे चल करके 1853 में प्रारंभ होती है। जब स्टार्टिंग में ये परीक्षा जब होती थी तो ये भारत में नहीं होती थी, इसे इंग्लैंड में कराया जाता था। 1853 में जब ICS की परीक्षा स्टार्ट हुई थी तो इसको कहाँ कराया जाता था? इंग्लैंड में कराया जाता था। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में ICS की परीक्षा कब से स्टार्ट होती है? तो 1953 में ये भारत में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये भारत में प्रारंभ हुई थी। 1853 में जब ये इंग्लैंड में होती थी उस टाइम पर सबसे पहले सिविल सर्वेंट जो थे, ठीक है, पहले ICS जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहले ICS कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इस परीक्षा को पास किया था, लेकिन उन्होंने इससे रिजाइन दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, प्रारंभ में जब ये परीक्षा प्रारंभ हुई थी तो इसकी जो मिनिमम एज थी, इस परीक्षा में बैठने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वो 23 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको घटा करके 18 कर दिया गया था। प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसके समय में सिविल सेवाओं के लिए जो न्यूनतम आयु थी उसको 23 से घटा करके 18 कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के समय में होती है। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में सिविल सर्विसेज के लिए जो मिनिमम एज थी उसको 23 से घटा करके 18 कर दिया गया था। इसके अलावा कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी भारत में जो पुलिसिंग है, ठीक है, उसकी कह सकते हैं उसके ओरिजिन के रूप में भी हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही मान सकते हैं। इसके कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना थी भारत में जो स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया था 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू की थी। इस स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत जो जमींदार होते थे, ठीक है,
जितने भी जमींदार होते थे जो कि किसानों से उनकी भूमि पर कार्य करवाते थे, उन जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक मालिक इस स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत बना दिया गया था। कॉर्नवालिस संहिता आती है 1793 में। यह एक कह सकते हैं नियमों का संग्रह या रूल्स का एक तरह से कलेक्शन कह सकते हैं इसको। इस कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत जो कर प्रणाली थी, टैक्स सिस्टम था जो इंडिया का, इसके अलावा जो न्याय प्रशासन था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कर प्रणाली और न्याय प्रशासन को किसके अंतर्गत अलग अलग या पृथक पृथक कर दिया गया था? तो ये कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत किया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई थी 1793 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है। ठीक है, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसे भारत में ही दफनाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में वर्तमान समय में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है मौजूद है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में स्टार्ट होता है जॉन सोर का कार्यकाल। 1793 से लेकर 1798 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इसके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे मैसूर राज्य उस टाइम पे जो सो हैदर अली या टीपू सुल्तान, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उस मैसूर राज्य के प्रति इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। मतलब उसमें उसके जो भी आंतरिक कार्य थे, उसके जो भी आंतरिक मामले थे, उसमें इसने बिल्कुल अपना जो कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा था, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसके अलावा जमींदारों को, अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। तो जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक सबसे पहले जो बनाया था वो इसी ने बनाया था, जॉन सोर ने। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया लागू तो कॉर्नवालिस के समय में हो गई थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक आगे चल करके, क्योंकि 1793 में ही आपका आता है स्थायी बंदोबस्त और 1793 में ही कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। और 1793 से किसका कार्यकाल स्टार्ट होता है? जॉन सोर का। तो जॉन सोर ने उसी स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया को देखते हुए जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया था। ठीक है, तो इसी ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक किसने माना था, तो वो जॉन सोर ने माना था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया किसके समय में या किसने लागू की थी, तो वो कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर के 1805 तक इसका कार्यकाल है। लॉर्ड वेलेजली प्रमुख रूप से जाना जाता है अपनी सहायक संधि प्रणाली के लिए। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली के लिए इसको प्रमुख रूप से जाना जाता है। यानी कि जो भी रियासतें हुआ करती थीं, जो भी भारतीय राज्य हुआ करते थे, उनको सहायता के बदले में, यानी उनको अपने अधीन लाने का जो कार्य था वो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, तो सहायक संधि के तहत कौन कौन से प्रमुख रियासतें, राज्य ब्रिटिश शासन में मिलाए गए थे, ठीक है, जो कि इसके अधीन अपना शासन चलाने के लिए राजी हो गए थे, उनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत सबसे पहला राज्य जो है ब्रिटिश शासन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। 1798 में इसने सहायक संधि प्रणाली जो थी वो स्वीकार की थी लॉर्ड वेलेजली की। ठीक है, इसके बाद में दूसरा स्थान आता है मैसूर का। 1799 में ये भी सहायक संधि प्रणाली से सहमत थे। तंजौर 1799, अवध 1801 में सहायक संधि प्रणाली के तहत जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत काम करते हैं। पेशवाओं को 1802 मराठा से संबंधित है, ये 1802 में ये जो है इन्होंने स्वीकार की सहायक संधि प्रणाली। भोंसले जो थे 1803 में, सिंधिया 1804 में। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पार्टिकुलर इसमें से कोई एक चीज़ निकाल के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे हैदराबाद ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? 1798 में। ठीक है, अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी, कब इसने सहायक संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे? 1801 में। इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इन चारों, जैसे 4-5 इनमें से कोई नाम दे दिए गए, उनका क्रम आपसे पूछा गया कि सबसे पहले इनको क्रम में लगाइए कि कौन कौन से समय में ये जो है सहायक संधि प्रणाली जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए या सहायक संधि प्रणाली इन्होंने स्वीकार की। इस तरीके से क्रम से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, इस तरीके से ये सभी राज्य या रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज कहा जाता था। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में। क्यों की थी, इसका उद्देश्य क्या था? जिस आईसीएस परीक्षा की हम बात कर रहे थे, आईसीएस परीक्षा को पास करने के बाद में जो व्यक्ति चयनित किए जाते थे या चुने जाते थे,
उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था वो फोर्ट विलियम कॉलेज में दिया जाता था। ठीक है, तो आईसीएस की ट्रेनिंग या आईसीएस की प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 में कलकत्ता में की गई थी। इसके बाद में जॉर्ज बार्लो आते हैं। 1805 से 1807 तक इनका कार्यकाल रहता है। जो हस्तक्षेप की नीति जॉन शोर ने अपनाई थी, यानी हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? जॉन शोर को। और जॉर्ज बार्लो जो है, इन्होंने इसी हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया था, मतलब जो नियम इसने बनाए थे उन्हीं पर ये चला। इसके साथ साथ इसने मराठों के प्रति जो नीति थी अपनी वो शांतिपूर्ण बनाई रखी, मतलब मराठों से इसने बिल्कुल भी युद्ध करना या उनके आंतरिक मामलों में दखल देना, ठीक है, इस तरीके के कोई भी कार्य नहीं किए। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल है। इसके समय में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि जब हम सिख साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे थे तब इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, यहाँ से एक प्रमुख प्रश्न ये बनता है कि जब अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? अंग्रेजों का प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव था अंग्रेजों का कौन था? चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेडकॉफ और सिखों की तरफ से रणजीत सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 23 तक इसका कार्यकाल रहा। हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता जॉन शोर। जॉर्ज बार्लो ने हस्तक्षेप की नीति को और बढ़िया तरीके से इसका कड़ाई से पालन किया और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आकर के इस हस्तक्षेप नीति का त्याग कर दिया। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति समाप्त कर दी, त्याग कर दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसके साथ साथ भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता यानी ब्रिटिशों का जो प्रभाव था उसको स्थापित करने का श्रेय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाल वॉर। 1814-16 में ये युद्ध हुआ था और प्रश्न पूछा जा सकता है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये संगौली की संधि से समाप्त हुआ था। 1816 में संगौली की संधि हुई थी। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो संगौली की संधि हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी और संगौली की संधि के द्वारा ही आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। इसके अलावा पिंडारियों के दमन का श्रेय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। इसने पिंडारियों का जो है दमन किया था। पिंडारी कौन होते थे? दरअसल जो पिंडारी शब्द है एक मराठी भाषा का शब्द है और ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक लुटेरी जाति थी पिंडारी जो थे। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरह की कम्युनिटी पाई जाती थी। तो उन पिंडारियों का दमन करने का श्रेय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो मराठा संघ था ये पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, मराठा संघ बिल्कुल कंप्लीटली अंत हो जाता है इसका किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो पूछ सकते हैं आपसे कि मराठा संघ का जो अंत हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स काल में। इसके बाद में लॉर्ड एडम्स आता है 1823। ठीक है, इसका कार्यकाल लगभग 1 ही साल का रहा। 1823 में ही ये गवर्नर बना और ये एक स्थानापन्न गवर्नर के तौर पर इसको गवर्नर बनाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में, उनके स्थान को भरने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया था। और इसी के समय में भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, एडम्स के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट आता है इसके बाद में 1823 से 1828 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 1824-26 में ये युद्ध हुआ था। और इससे संबंधित प्रश्न ये आ सकता है कि आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो यान्डबू की संधि। ठीक है, यान्डबू की संधि के द्वारा आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। यान्डबू की संधि 1826 में हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट से जुड़ी हुई एक और घटना है कि 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने एक विद्रोह किया था। ठीक है, बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। कब हुआ था? 1824 में। इस विद्रोह के पीछे रीजन क्या था? आंग्ल बर्मा युद्ध जो था उसमें भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती धकेला जा रहा था, उनको जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप आंग्ल बर्मा युद्ध चल रहा है तो बर्मा जाकर आप युद्ध लड़ें अंग्रेजों की तरफ से। तो उन सैनिकों ने बर्मा जाकर के युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। और इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन ये था कि जो भारतीय लोग थे उस समय पर समुद्र पार जाने में, यानी बर्मा जाने के लिए समुद्र मार्ग से उनको जाना था। तो भारतीय जो एक मिथक था या भारतीय लोगों की एक सोच थी कि समुद्र पार करना, ठीक है, समुद्र पार करना
इससे समुद्र पार करने से क्या हो जाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको वो धर्म विरुद्ध मानते थे, इस वजह से उन्होंने बर्मा जाकर के अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, और विद्रोह कर दिया था अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो इसे बैरकपुर के सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है और ये हुआ था 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। ठीक है, तो इस तरीके से आज आप बंगाल के जो गवर्नर थे और बंगाल के गवर्नर जनरल वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे संबंधित काफ़ी सारे फैक्ट्स आपने इस क्लास में देखे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी भी पेड कोर्स में चले जाइए, किसी भी कोचिंग का आप पेड कोर्स उठा के देखिए, मतलब आपको इतना मटेरियल वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना मटेरियल जिस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से, दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस चीज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी क्लासेस चलती रहेंगी और भी विषय हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, उसके नोट्स मैं लगातार तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी तरीके से, विधिवत तरीके से, बिल्कुल मैप वगैरह की सहायता से आपको बहुत अच्छी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।